हेलो बच्चों, जो स्टूडेंट जेई मेन एंड एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहित त्यागी से, ऐसे स्टूडेंट जो कि कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन नहीं लिया है और घर बैठ के ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन्हें संसाधनों की कोई कमी नहीं है। थ्योरी आप लोगों को मोहित त्यागी चैनल से कंप्लीट थ्योरी आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की मिल जाएगी। यहाँ तक कि कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये शंका भी रहती है कि यूट्यूब पर सारी थ्योरी कोई इंस्टीट्यूट क्यों फ्री में डालेगा। तो वो शंका का निवारण आपको तब मिल जाएगा जब आप एक बार प्लेलिस्ट में, मोहित त्यागी की प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे कि आपको तीनों सब्जेक्ट का कौन कौन सा मटेरियल दिया गया है। उस प्लेलिस्ट के वीडियोस को भी आप देखें कि किस मटेरियल को किस लेवल तक यहाँ पढ़ाया गया है। एक किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स को जिस लेवल तक एक टॉप बैच में पढ़ाया जाता है, वो सारा कंटेंट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मोहित त्यागी के वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी तो स्टूडेंट्स जनरली कवर कर ही लेते हैं, और थ्योरी में किस सीक्वेंस में आप लोगों को ये थ्योरी के चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसका फायदा तभी होगा कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में आप लोग मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ें। इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है सीक्वेंस में। मान लीजिए कि आप कोई ऐसा चैप्टर उठा के पढ़ने लगे कि मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक रिएक्शन, कुछ बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पढ़ना जरूरी था, वो आपने नहीं पढ़ा। जैसे आप कई बार बुक्स भी पढ़ते होंगे, तो बुक्स में भी तो होता है ना कि आपने कोई चैप्टर उठा के देखा तो बीच बीच में रेफरेंस आता है, पेज नंबर समथिंग समथिंग पर आप ये वाला कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो वो कंटेंट पहले पढ़ा हुआ होगा तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर की वो पर्टिकुलर लाइन समझ पाएंगे। ऐसे ही हर इंस्टीट्यूट का एक सीक्वेंस होता है, जिस सीक्वेंस में पढ़ाने पर स्टूडेंट को फायदा ज्यादा होगा, एक क्रमबद्ध जो नॉलेज है वो बिल्डअप हो पाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मैंने जिस सीक्वेंस में वीडियोस डाले हैं और जिस सीक्वेंस में स्टूडेंट को पढ़ने से ज्यादा फायदा होगा, उस सीक्वेंस को मैं यहां इस वीडियो में बता रहा हूं। जैसे कि स्टार्टिंग में यहां 11th का पोर्शन लिया है और उसके बाद में हम लोग 12th पढ़ते हैं। वीडियोस में भी आप लोगों को 11th के वीडियोस ही पहले देखने चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक जो है वो 11th में ही है। 12th में थोड़ा एडवांस लेवल की रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन और कंसेप्ट दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ना चाहिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हालांकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, मतलब इन्हें आप बाद में भी पढ़ लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो हो सकता है कि मेरे द्वारा जब मैं आगे कोई कॉन्सेप्ट, अगला कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो उस पिछले चैप्टर का जो मैंने पढ़ाया है उससे कुछ ना कुछ रेफरेंस दे दूं, तो फायदा ज्यादा होगा क्योंकि आपने वो चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक ही प्लेलिस्ट में आप लोगों को ये मिल जाएगा। इससे पहले मैंने एक बेसिक टर्म्स की प्लेलिस्ट और बना रखी है, उसे भी आप लोग पढ़ोगे, उसमें बेसिक कुछ डेफिनेशंस दी हुई है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जैसे मैं एनसीईआरटी से भी कंपेयर करने की कोशिश करूंगा अभी, क्योंकि एनसीईआरटी में और जो चैप्टर का सीक्वेंस है और यहां हम लोग जो चैप्टर का सीक्वेंस ले रहे हैं वो सेम नहीं है, कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स एनसीईआरटी में दिए हैं वे चैप्टर्स आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो चैप्टर्स आप लोगों को उनकी नेम से आपको चैप्टर नहीं मिलेगा। हालांकि रिएक्शंस और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सारे कवर किए हैं, लेकिन वो सहूलियत के हिसाब से, एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जैसे एनसीईआरटी में तो आप पढ़ोगे तो सब चैप्टर्स की, अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां उसका यूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज पढ़ाएंगे। फिर कोई फिनॉल पढ़ोगे तो वहां उसका नोमेनक्लेचर और उसकी आइसोमेरिज्म बताया जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन में उसका नोमेनक्लेचर उस एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ाया गया है, बट हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मैंने सारा पढ़ा दिया, आगे उसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, अलग अलग चैप्टर्स में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बहुत सारे क्वेश्चंस जरूर किए गए हैं, करवाए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की गई है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको दे दिया जाता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पर किस तरह से आप कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर का नंबर, कंपाउंड्स का नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। जेई मेन का जो एग्जाम है वो केवल थ्योरी पढ़ने से क्लियर नहीं होता है। हालांकि मैं अभी तो थ्योरी की ही बात कर रहा हूं, केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं क्लियर नहीं होता है, उसके लिए आपको अपना मेंटल लेवल डेवलप करना होता है। आपकी जो थॉट प्रोसेस है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उस प्रोसेस को डेवलप करना होता है। तो उन्हीं को थ्योरी के साथ साथ हम लोग यहाँ एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, उसके बारे में मैं बात करूंगा अभी। सेकंड पॉइंट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बाद में स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें टेस्ट ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सभी के जो टेस्ट हैं जो साल भर आप लोग एनसीईआरटी में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ते हैं, उन सारे टेस्ट को, सारे रिएक्शंस को एक साथ हम लोगों ने यहां पर पढ़ा दिया है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में।
ठीक है, इसमें कुछ बेसिक रिएक्शन है। ये जो चैप्टर है ये भी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आप लोगों को, बट इस चैप्टर को पढ़ने से आपका जो ब्रेन है वो खुल जाएगा इस तरीके से कि क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए, क्वेश्चंस में जो इंफॉर्मेशन दी है उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप आंसर तक, सॉल्यूशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो वो कुछ जो बीज है वो इस चैप्टर से पढ़ने से आप लोगों को आइडिया लगने लगेगा और क्वेश्चंस को करने का तरीका आप सीखने लगोगे। तो ये वाला क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है, हालांकि इस चैप्टर को सबसे एंड में भी पढ़ लिया जाए तो कोई नुकसान वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें याद करने के टर्म्स बहुत सारे, जैसे मैं ल्यूकास रिएजेंट की बात करूं, ल्यूकास टेस्ट पढ़ा दिया मैंने यहां पर, लेकिन आगे जब मैं और रिएक्शंस पढ़ा रहा हूं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 3 में SN1 SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, तो वहां भी ल्यूकास रिएजेंट की बात की जाती है। तो वो ये जो रिएक्शंस, इनके जो टेस्ट हैं वो जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो टेस्ट हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन एक साथ एक जगह याद तो करना ही पड़ेगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने से वो सारी रिएक्शंस, वो सारे टेस्ट आपको याद हो सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। इसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में एप्लीकेशन है, सॉरी एप्लीकेशन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की थ्योरी है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके कुछ बेसिक एप्लीकेशन। ठीक है, जीओसी 2 में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन, टॉटोमेरिज्म, एसिड बेस रिएक्शंस, इन सारे टॉपिक्स को मैं जो ये बोल रहा हूं टॉपिक्स में हालांकि लिख सकता था, पर लिखने पर ये काफी बड़ा हो जाता। तो ये पॉइंट्स जो स्टूडेंट यहाँ थ्योरी पढ़ रहे हैं ना यूट्यूब से, उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। तो जीओसी 2 में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिड बेस रिएक्शन, टॉटोमेरिज्म, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, एनायन फ्री रेडिकल्स एंड रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन, यहां पूरा भरपूर पढ़ा दिया गया जीओसी 2 में। जीओसी 1, जीओसी 2 बेसिक है, 11th क्लास के चैप्टर हैं इस पेज पर, मैंने 6 तक जो लिए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो 11th क्लास में आते हैं, ये बेसिक है। ये चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़े हुए हैं तो 12th में जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन है वो आप लोग समझ में नहीं पाएंगे। हालांकि ये ड्रॉपर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन ड्रॉपर स्टूडेंट हो या चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, सीक्वेंस वही रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहले 11th फिर 12th का। ठीक है, इसके बाद में हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन की बेसिक रिएक्शन जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में दी गई है उस लेवल को पकड़ने की कोशिश की गई है। उसमें याद करने की चीजें ज्यादा है, लॉजिकल थोड़ा सा कम ली गई है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के बाद में है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बिल्कुल थ्योरी का चैप्टर है। थ्योरी में पॉल्यूशन वगैरह के बारे में जो आप हम छोटे क्लासेस में पढ़ते आए होंगे, उन पॉइंट्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के आप आसानी से जेईई मेन में तो नंबर इसके क्वेश्चंस आते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक बहुत ईजी चैप्टर है जिसको आसानी से आप इनके नंबर को पकड़ सकते हैं। तो हालांकि एनसीईआरटी में से इस साल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हटा दी गई है 11th क्लास में से, उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, पहले मैं सिलेबस की बात कर लूं। तो नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये 6 चैप्टर 11th क्लास से लिए गए हैं और इस सीक्वेंस में ही अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा आप लोगों को होने वाला है। ठीक है, अब मैं 12th क्लास के चैप्टर्स पे पढ़ता हूं। नेक्स्ट चैप्टर है स्टीरियोआइसोमेरिज्म। ये चैप्टर भी आपको एनसीईआरटी में तो अलग से तो कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जो चैप्टर है उसमें SN1 SN2 रिएक्शन से पहले स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटीज के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है, बट हम लोग यहाँ स्टीरियोआइसोमेरिज्म में पूरा पढ़ लेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, सारा डिटेल में जो आने वाले चैप्टर्स में रिएक्शन मैकेनिज्म में भी आने वाला है वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग स्टीरियोआइसोमेरिज्म में पढ़ लेंगे। इसके बाद में ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म को जितने भी चैप्टर्स आगे आएंगे, जितने भी कंपाउंड, जितने भी फंक्शन ग्रुप आगे आएंगे, उनकी जो बेसिक रिएक्शन है, किस मैकेनिज्म से वो रिएक्शन होती है, उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ORM1 मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1, 2, 3 एंड 4। ORM1 में तो मेनली इंट्रोडक्शन है रिएक्शन मैकेनिज्म का, जिसमें एसिड बेस रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें SN2TH रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड कीटोन की C डबल बॉन्ड O की बहुत सारी रिएक्शन यहां आ जाएंगी और C डबल बॉन्ड OX की मींस एसिड हैलाइड, एसिड डेरिवेटिव्स की काफी रिएक्शंस आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। जो चैप्टर एनसीईआरटी में एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पोर्शन में जो रिएक्शंस दी गई हैं वो यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ORM1 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्पेशली एंड SN2TH रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है। ORM2 में जो रिएक्शन आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ी थी उन रिएक्शन के मैकेनिज्म आप लोगों को यहां मिलेगी, जिसमें एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SE रिएक्शन, इसके अलावा एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, इसके अलावा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये 4 तरह की रिएक्शंस आप लोगों को पढ़नी है।
यहाँ पूरा कवर की गई है। ये सारी एग्जांपल विद मैकेनिज्म विद क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन कुछ एग्जांपल्स अलग से भी करवाए गए हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन है वो, एल्कीन एल्काइन की जो एडिशन रिएक्शन है वो, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, HBr का जो एडिशन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में वो वाला, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन की क्लोरीनेशन वाली रिएक्शन जो आती है, NBS की जो रिएक्शन आती है वो हम लोगों ने ORM2 में इंक्लूड किया है। इसके बाद में आता है ORM3। ORM3 में सभी SN रिएक्शन, चाहे SN1 हो चाहे SN2 रिएक्शन हो, चाहे वो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हो या फिर कोई अल्कोहल ईथर की रिएक्शन हो, वो सारी रिएक्शन हम लोगों ने ORM3 में कवर की है। ORM4 एलिमिनेशन रिएक्शंस को समर्पित है। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब एलिमिनेशन रिएक्शन चाहे वो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हो, चाहे वो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो, चाहे वो पिनाकोल रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन हो, उन सभी रिएक्शन को हम लोगों ने ORM4 में पढ़ा है। E1 E2 मैकेनिज्म, कौन सी कंडीशन में सैड जेड प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी कंडीशन में हॉफ ऑन प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी रिएक्शन ORM4 में हम लोग पढ़े। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन, जो चाहे अल्कोहल हो, चाहे अल्काइल हैलाइड हो, चाहे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे कंपाउंड्स जिनका रिडक्शन हो सकता है, जिनका ऑक्सीडेशन हो सकता है, उन सभी कंपाउंड को एक जगह एक चैप्टर में हम लोगों ने यहां बिल्कुल समराइज्ड कर दिया है। ठीक है, ये चैप्टर बिल्कुल याद करने का चैप्टर है। उसके बाद में आपको पढ़ना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में आएगा डाइएजोनियम सॉल्ट, हालांकि वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में भी आता है। डाइएजोनियम सॉल्ट, स्पेशली फिनॉल की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन भी है इसमें, फिनॉल की रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि फिनॉल का जो वेटेज है जेईई मेन में भी एडवांस में भी काफी अच्छा है, तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है इस सीक्वेंस में पढ़ना। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एल्डोल रिएक्शन वगैरह जो भी है, केनिजारो रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, वो सारी रिएक्शंस आपको यहां मिलेगी। नेक्स्ट है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में आप कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन इनसे रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी का पोर्शन है आप लोगों को बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ने को मिलेगा। फिर है पॉलीमर। पॉलीमर जो एनसीईआरटी का पॉलीमर है उतना ही पॉलीमर सफिशिएंट है जेईई मेन एडवांस के लिए, तो पॉलीमर है। और सबसे आखिरी में है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि एक याद करने का चैप्टर है और नंबर्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है। तो ये 17 चैप्टर्स में मैंने आपको 11th एंड 12th का सारा केमिस्ट्री का सिलेबस, सारी रिएक्शन इसके अंदर इंक्लूड कर दी है। ठीक है, अब मैं पहले बात करता हूं कि एनसीईआरटी में, पुरानी वाली एनसीईआरटी में, जो अभी प्रिंट हुई है उस वाली एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूं, पुरानी वाली एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर आप लोगों को यहां दिखाई दे रहे होंगे, कुछ चैप्टर यहां आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। जैसे आपको लगेगा कि यहां कहीं भी अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, हालांकि फिनॉल की रिएक्शन आपको बताई मैंने अभी एरोमेटिक कंपाउंड्स में आती है, लेकिन यहां पे तो उन चैप्टर का नेम नहीं है। इसके अलावा एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड का चैप्टर का नामो निशान आपको यहां नहीं मिला होगा। अमीन, हाँ अमीन रह गया, अमीन भी मैंने पढ़ाया है, इसके जस्ट बाद में अमीन पढ़ा है, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, ये 40 नंबर पे ही आना चाहिए था अमीन। तो अमीन की रिएक्शन भी मिलेगी आप लोगों को। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो चैप्टर आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं एनसीईआरटी के, जैसे एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, उसकी मेजर रिएक्शन ORM3 में आपको मिल जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अल्कोहल्स की रिएक्शन की बात करूं तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की रिएक्शन आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में मिलेगी, अल्कोहल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको ORM4 में मिलेगी। तो रिएक्शन सारी कवर की गई है। अब स्टूडेंट क्या करता है कि अगर ये थ्योरी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में से इसको मैच करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी से मैच करने लगोगे तो फिर तो थोड़ी टेंशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ रिएक्शन आप लोगों को कहीं ORM4 में मिलेगी तो कुछ रिएक्शन ORM3 में मिलेगी। तो मेरा सजेशन ये है कि ORM4 तक पढ़ने के बाद आप लोग आसानी से एनसीईआरटी कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलाइसिस जैसा कोई चैप्टर ही नहीं है एनसीईआरटी में, पर हम पढ़ तो रहे हैं ना, रिएक्शन तो हर चैप्टर में आती हैं, उन रिएक्शंस को यहाँ कवर किया गया। केवल एरोमेटिक कंपाउंड भी नहीं है, अमीन की रिएक्शन आपको एनसीईआरटी का चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन है, बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यही तो है। ये करीबन 70% पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास की बुक का, पर फिर भी हम लोगों ने एंड में लिया है। तो उससे पहले सारे जो चैप्टर्स हैं वो बेसिक चैप्टर्स हैं, जिसको कवर करने से ज्यादा फायदा होता है। देखो, रट लेना एक अलग चीज है, वो रट के बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा किया जा सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि रट के जेईई मेन में भी स्कोर किया जा सकता है, पर एडवांस का पेपर अगर करना है, अच्छा स्कोर करना है, अच्छे आईआईटीज, अच्छी ब्रांच चाहिए, तो भैया कॉन्सेप्ट को ही समझना पड़ेगा।
केवल रटने से काम चलेगा नहीं। तो ये जो पैटर्न हम लोगों ने यूट्यूब पे डाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप रिएक्शंस को समझ सकें, लॉजिक को समझ सकें और ज़्यादा अच्छा तरीके से आप एडवांस का पेपर भी दे सकें। ठीक है? अच्छा, अब इस बार की जो एनसीईआरटी है, उसमें से कुछ चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी, फिजिकल केमिस्ट्री के भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी। अभी मैं केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही बात कर रहा हूं। 11th क्लास की एनसीईआरटी से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। 12th क्लास की एनसीईआरटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, एंड के चैप्टर्स रिमूव किए गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर हमें इस साल, क्योंकि एनसीईआरटी में तो इस बार प्रिंट भी नहीं हुए ये चैप्टर, तो क्या ये चैप्टर पढ़ने हैं क्या? देखो, ना तो एनटीए ने ना एडवांस के पेपर लेने वालों ने ये आपको बताया है, ये अभी तक तो नहीं बताया ना कि कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन से चैप्टर नहीं आने वाले। तो हम तो अभी तक जो पेपर आया करते थे उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं। मतलब आप तो इन चैप्टर्स को भी पढ़ोगे, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आखिरी में फिर बाद में ये पता ना हो, जैसे अभी कई बार एक बवाल चला था बहुत बड़ा कि 75% वाला जो क्राइटेरिया है उसे हटा दो। तो स्टूडेंट बैठे रहे जिनका 75% नहीं था, वो भी, उन्होंने भी इंप्रूव का फॉर्म भी नहीं भरा। तो वैसी सिचुएशन नहीं हो कि फिर बाद में भागते फिरो कि यार सर ये 3 चैप्टर तो बाद में बताए इन्होंने, हमने तो पहले से हटा दिया। तो मन मर्जी से कुछ सोच के नहीं, सारे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, ये तो थ्योरी की बात हुई। मैंने आपको बता ही दिया कि यूट्यूब पे ये चैप्टर आपको बहुत डिटेल में, अच्छी तरह से, मन खोल के पढ़ाए हुए हम तीनों टीचरों ने, चारों टीचर्स ने ऐसे आपको थ्योरी आपके दे रखी है। लेकिन केवल थ्योरी से तो कुछ नहीं होने वाला। मेहनती स्टूडेंट है, ठीक है, पढ़ रहा है यूट्यूब से, बहुत बढ़िया, नोट्स भी बनाए हैं, सबसे अच्छा। लेकिन उसके बाद भी हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जब तक आपने क्वेश्चंस नहीं किए, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। पेपर में क्वेश्चन देख के आप रिकॉल नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है, उसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। इजी क्वेश्चन है तो चलो कर भी लोगे, लेकिन थोड़ा सा भी घुमा के दे दोगे तो आप, जब तक वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने नहीं की होगी, तब तक आप वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुश्किल जरूर आएगी। मुश्किल नहीं होगी तो टाइम जरूर लगा दोगे, और टाइम तो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए तो देखो, मतलब मेरा पर्सनल सजेशन ये है, मतलब मैं ये बायस्ड होके नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि स्पेशली किसी लालच में या किसी मतलब केवल तुम लोगों के भले के लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कहीं भी आप ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं तो उसी के सीक्वेंस में क्वेश्चंस, उन्हीं का जो मॉड्यूल, उनके मटेरियल जो तैयार किया जाता है, स्टडी मटेरियल, उसी सीक्वेंस में पढ़ें, उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन करें तो ज़्यादा फायदा होता है। हालाँकि मैंने जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैं आपको भ्रमित भी नहीं करना चाहूँगा। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में तो आप बुक्स भी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप बुक्स से भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओआरएम 3 जैसा कोई चैप्टर किसी बुक में तो मिलेगा नहीं, ओआरएम 4 जैसा चैप्टर तो किसी बुक में मिलेगा नहीं। तो आपको उस केस में कॉम्पिटिशन का स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। कारण, जिस पैटर्न में यहाँ पढ़ाया हुआ है, उसी पैटर्न में आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी मिल जाएँगे। और क्वेश्चंस को करने से बिल्कुल सिमिलर आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे, उसी कॉन्सेप्ट में, उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलेंगे, तो प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी, कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। तो इसके लिए जो डीएलपी मटेरियल है, जो डिस्टेंस लर्निंग स्टडी मटेरियल है कॉम्पिटिशन का, वो आप ले सकते हैं। मतलब बहुत महँगा भी नहीं है, ले सकते हैं। थ्योरी तो आपको पूरा का पूरा फ्री मिल ही गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे तो घर बैठ के अगर तैयारी करनी है तो यूट्यूब चैनल से आप इस सीक्वेंस में चैप्टर्स पढ़ सकते हो। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। घर बैठ के अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो। किसी तरह की ये कभी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हमारे पास में कुछ कम है, कि मैं अगर किसी ऑफलाइन क्लास में जाके बैठ के पढ़ता तो मुझे कुछ ज़्यादा मिल जाता। कहीं से भी 1% भी, 0.1% भी यहाँ कुछ कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा ज़रूर मिलेगा। ठीक है? तो तैयारी करो मेहनत के साथ। ओके, बेस्ट विशेज़।